आज नियोजन का दूसरा लेक्चर है और इसके पहले हम लोग नियोजन की अवधारणा समझ चुके हैं, महत्व समझ चुके हैं, उद्देश्य, ये सारी चीज़ें हम लोग समझ चुके थे। और अब हम लोग नियोजन की सीमाएं, बाधाएं या कठिनाइयाँ, कहने का मतलब प्रश्न को समझो बेटा। प्रश्न या टॉपिक ये है कि प्लानिंग करने से क्या प्रॉब्लम होती है, मतलब प्लानिंग करने से क्या प्रॉब्लम होती है, भाई उसकी क्या सीमाएं हैं, उसमें क्या कठिनाइयाँ हैं। भाई महत्व तो पढ़ लिए कि फायदे फायदे फायदे, बट उसके कारण क्या प्रॉब्लम आती है वो हम अभी डिस्कस करने वाले हैं। नियोजन, पहला पॉइंट है नियोजन दृढ़ता उत्पन्न करता है। दृढ़ता मतलब कठोरपन। यदि आपने किसी चीज का प्लान फिक्स कर दिया कि भैया ऐसा ऐसा और ऐसा ही होगा, तब वहां पर क्या होगा, आप उसमें कोई परिवर्तन नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि प्लान फिक्स है। भाई यहाँ घूमने जाना है, प्लान फिक्स है। अब इसमें कोई यदि कुछ अच्छा ऑप्शन भी बाद में याद आ गया, जैसे मान लो अपन ने लास्ट लेक्चर में बोला था मांडू तय कर लेंगे, बट मांडू तय होने के बाद यदि अपने को ये मालूम पड़ता है कि नहीं यार, मांडू के बजाय अपन एक काम करते हैं, दूसरी जगह चलते हैं, अच्छी जगह है वो, और कोई भी बच्चे वहां नहीं गए हैं, तो अपन वहां चलते हैं, पर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि प्लान फिक्स हो चुका है, सब कुछ तय हो चुका है। दृढ़ता उत्पन्न करता है। बात समझ में आई? ठीक, इसको पढ़ो। एक बार भविष्य की क्रियाविधि, मतलब क्या करना है, कैसे करना है, को निश्चित करने की योजनाएं बनाई जाती है, तब प्रबंधक उनमें परिवर्तन करने की अवस्था में नहीं होता। समझ में आई बात? है ना? जब परिस्थितियों में परिवर्तन है, तब पूर्व निश्चित योजना का अनुसरण संगठन के लिए सकारात्मक परिणाम नहीं ला सकता। भाई उस समय की परिस्थिति क्या बोल रही है कि परिवर्तन करो, परंतु प्लानिंग फिक्स होने के कारण हम परिवर्तन नहीं कर पा रहे, इससे संगठन का नुकसान ही होगा, सीधी सी बात है। ठीक, तो योजना में इस प्रकार के दृढ़ता कठिनाइयां पैदा कर सकती है। ठीक है, परिवर्तनशील वातावरण में नियोजन काम नहीं कर सकता। ऊपर वाली बात को ही दूसरी तरीके से कही गई है और कुछ नहीं है। भाई वातावरण परिवर्तनशील है, ये हम तो दूसरे अध्याय में पढ़ चुके थे, बहुत तेजी से बदलता है, और प्लानिंग फिक्स रहती है कि ऐसा करना है ना। तो प्लानिंग जो है, जो नियोजन है, वो परिवर्तनशील वातावरण में सही तरीके से काम नहीं कर पाएगा, सीधी सी बात है, क्योंकि वो तय होता है। कोई दिक्कत है क्या इसमें? है ना? इसको आप पढ़िए। नियोजन भविष्य के बारे में किए गए पूर्वानुमान पर आधारित होता है, पहले से अनुमान लगाने पर, क्योंकि भविष्य अनिश्चित होता है। और ये हम खुद ही बोल रहे हैं कि भविष्य क्या होता है, अनिश्चित, फिर भी हम उसका क्या लगा रहे हैं, अनुमान लगा रहे हैं। एवं व्यवसायिक वातावरण परिवर्तनशील होता है। आर्थिक, राजनीतिक, कानूनी वातावरण में लगातार परिवर्तन होते रहते हैं। इन भावी परिवर्तनों का पूर्वानुमान लगाना बहुत कठिन होता है। यदि परिवर्तन लगातार होते हैं, तब योजनाएं भी असफल हो सकती है। ठीक है, यह रचनात्मकता को कम करता है, मतलब कुछ नया करने की कोशिश। क्यों? क्योंकि आपको फिक्स प्लान दे दिया है, आपको ऐसा करना है, हमने प्लान बना लिया है, अब आप अपना दिमाग नहीं लगाओगे। क्यों? क्योंकि पहले से तय कर दिया गया है। समझ में आ रही बात? तो आप अपना दिमाग नहीं लगाओगे, आपके अंदर की क्रिएटिविटी नहीं आएगी। सपोज करो आप रंगोली, बच्चियां, जब बच्चियों की बात करूं मैं, रंगोली बनाना है, आपकी मम्मी ने बोल दिया कि यही वाली रंगोली बनेगी और ऐसी ही बनाना है, तब फिर आप दिमाग लगाओगे क्या? नहीं, आप वही रंगोली बनाओगे, चाहे उससे अच्छी डिजाइन आप बना सकते थे, पर आप अपना दिमाग को साइड में रख दोगे। क्यों? क्योंकि बॉस ने बोल दिया है, मम्मी बॉस हो गई घर की, हमने बोल दिया यही बनाना है, मतलब बनाना है, हटाओ। समझ में आई बात? रचनात्मकता कम हो जाती है। पढ़ लीजिएगा, बहुत आसान है। नियोजन में भारी लागत शामिल होती है। प्लानिंग करने के लिए जब हमें पूर्वानुमान लगाने होते हैं, तो हमें जानकारियों की आवश्यकता होती है, और जानकारियां इकट्ठा करना और मीटिंग करना, मीटिंगें होगी ना, तभी तो उसमें प्लानिंग होगी। इन सब में क्या होता है, काफी अधिक लागत होती है। ठीक है, नियोजन प्रक्रिया में अधिक लागत शामिल है, क्योंकि यह एक बौद्धिक प्रक्रिया है, ये तो हम अच्छे से जानते हैं, है ना। और कंपनी को इस प्रक्रिया को करने के लिए पेशेवर कुशल व्यक्तियों को नियुक्त करना पड़ता है। क्या लिखा है? पेशेवर, मतलब प्रोफेशनल, मतलब जो
ये काम अच्छे से करते आ रहे हैं, कुशल एक्सपर्ट व्यक्तियों को नियुक्त करना होगा। और ये क्या फ्री में काम करेंगे? एमबीए करने के बाद में बड़े बड़े इंस्टीट्यूट चलाने वाले, जब मालूम है आप जब एमबीए करते हो तो शुरू में जब आपकी सैलरी उतनी नहीं रहेगी, पर धीरे धीरे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा ना बेटा, ये समझो कि आप फिर आपको पैसों की चिंता नहीं करना है, वो तो सब आएगा, बस तुम एक्सपीरियंस कमाते जाओ। ये वही बात बोल रहे हैं, ठीक है ना। तो बहुत अधिक धन और समय खर्च करना पड़ता है, नियोजन प्रक्रिया में अधिक समय लगता है। ये बात फिर से वही हो गई है, इसमें दम नहीं है, सारी चीजों का मूल्यांकन करना और उसके लिए टाइम लगता है ना। आकस्मिक आपातकालीन स्थिति का सामना करने में कठिन होती है, ये इस लाइन, इस पॉइंट की पंच लाइन है ना, कि भैया समय लगता है तो क्या, आदमी तो ये बोलेगा ना हाँ अधिक समय लगता है तो इसका मतलब ये है कि यदि कोई आकस्मिक घटना हुई है तो तुम उसकी प्लानिंग पहले से नहीं कर पाओगे, ना ही सही समय पर कर पाओगे। क्यों? क्योंकि समय लगता है। नियोजन, नेक्स्ट पेज पर, नियोजन सफलता की गारंटी नहीं है। सीधी सी बात है बेटा, ऐसा थोड़ी ना कि प्लानिंग फिक्स कर ली तो बिल्कुल वही होगा जो तुमने फिक्स करा है। क्यों क्यों नहीं होगा? क्योंकि परिवर्तनशील वातावरण, राइट, और नियोजन उस परिवर्तनशील वातावरण के अनुसार परिवर्तित नहीं हो सकता। बात समझ में आ रही है? ये आगे के 2 पॉइंट हम पढ़ चुके हैं, अभी पढ़े हमने। तो ये सफलता की गारंटी नहीं है कि आपने जो प्लानिंग करी बिल्कुल वैसा ही रिजल्ट आपको मिले। ठीक, विश्वसनीय आंकड़े और सूचनाओं का अभाव। भाई हमने क्या कहा, प्लानिंग करने के लिए हमको क्या चाहिए? जानकारियां चाहिए, आंकड़े चाहिए, सूचना चाहिए। पर वो जानकारी, सूचना, आंकड़े मिलते तो हैं, पर वो कितने विश्वसनीय हैं, मतलब कितने शुद्ध है, कितने काम के हैं, ये इनका अभाव रहता है। अभाव मतलब कमी रहती है। नियोजन की बाह्य सीमाएं बहुत सारी हैं। बाह्य सीमा हमारे से छोड़कर, जैसे प्राकृतिक आपदाएं आ जाना, सरकारी नीतियों में परिवर्तन हो जाना, तकनीकी परिवर्तन हो जाना, है ना, फैशन, रुचि इत्यादि में परिवर्तन, प्रतियोगियों की नीति, मतलब हमारे कॉम्पिटिटर क्या कर रहे हैं, अचानक वो कुछ नया धमाका कर दे, हमारी प्लानिंग धरी की धरी रह जाएगी। सही है ना? हुआ ना ऐसा, जियो ने अचानक आके धमाका कर दिया, और शायद ये कह सकते हैं कि एयरटेल, वोडाफोन, आइडिया के प्लानिंग धरी धरी रह गई होगी। हाँ है ना? ठीक, चलिए निष्कर्ष पढ़ लीजिएगा। नियोजन प्रक्रिया अथवा तकनीकी अथवा कदम। बेटा नियोजन प्रक्रिया में सिर्फ आपको ये ध्यान रखना है कि क्या क्या स्टेप आती है, बाकी टेंशन फ्री, कुछ भी आए। वैसे तो ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, पूछा जाएगा भी तो 1 नंबर में कि कौन कौन सी इसकी स्टेप है, या फिर किसी तरह से ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है ना। क्वेश्चन काफी बड़ा है, ये तो ऐसे पूछा नहीं जा सकता ना, इसका कोई एक पॉइंट पूछा जा सकता है। बात समझ में आ रही है ना? जैसे हमने कैरेक्टरिस्टिक का देखा था कि नियोजन एक बौद्धिक प्रक्रिया है, समझाइए, तो वहां अपने को सारे पॉइंट डिटेल में पढ़ने पड़े, यहाँ नहीं पढ़ना है। क्यों? ऐसा एक स्टेप में कोई पूछ नहीं सकता, बस स्टेप ध्यान रखनी है। सबसे पहले क्या होगा? उद्देश्य का निर्धारण होगा। प्लानिंग में सबसे पहले उद्देश्य का निर्धारण होगा, फिर आधार या परिसर विकसित किया जाएगा। नियोजन आधार अथवा सीमा वे तत्व या मान्यताएं होते हैं जो योजना की प्राप्ति या संभावित परिणामों को प्रभावित करते हैं। किसी विकल्प के बारे में अंतिम निर्णय लेने से पहले इन मान्यताओं के पूर्वानुमान लगाया जाता है। ठीक है, आंतरिक आधार, बाह्य आधार, मतलब ये पूंजी, श्रम, कच्चा माल, मतलब हमारे पास में वो है कि नहीं। जैसे उद्देश्य तो आपने डिसाइड कर लिया, और वो उद्देश्य को पूरा करने के लिए आपके पास में वो साधन संसाधन है कि नहीं, वो आधार जिसके ऊपर आप ये प्लानिंग को करना चाहते हो, वो आधार देखने पड़ेंगे। अरे आपने आपने टारगेट बना लिया कि इस साल तो हम नई फैक्ट्री खोलेंगे एक और, अरे तो नई फैक्ट्री करने के लिए आपके पास में उतना फाइनेंस भी तो होना चाहिए, वित्त। लेबर कहाँ से लाओगे? भाई मान लो कि आप कहीं जंगल में खोलने की कोशिश कर रहे हो, तो वहाँ लेबर पहुंचेगी कैसे? ये सब कुछ आपको सोचना पड़ेगा, ठीक है ना, संसाधनों को सोचना पड़ेगा। फिर आ जाओ इसमें तीसरा, वैकल्पिक कार्य विधियों का निर्धारण, मतलब एक काम को करने के कई तरीके होंगे, राइट,
उन सारे तरीकों को आपको तैयार करना पड़ेगा कि भैया ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, ठीक है। विकल्प तैयार करने होंगे, फिर वैकल्पिक कार्य विधियों का मूल्यांकन करना पड़ेगा, फिर उनके फायदे नुकसान देखने पड़ेंगे। समझ में आ रही बात? हर कार्य विधि के फायदे नुकसान देखने पड़ेंगे, फिर उसमें से श्रेष्ठ विधि का क्या करोगे, चयन करोगे। हमने जो मांडव वाला एग्जाम्पल दिया है ना, उसको आप ध्यान से सोचना, उसमें ये सारी बातें, उद्देश्य, आधार, फिर क्या क्या विकल्प हैं, मतलब अपन कहाँ कहाँ जा सकते थे वो भी सही है ना, फिर कहाँ पर कितना पैसा लग रहा है, कितना समय लग रहा है। बोले मांडव ठीक है यार, गुजरात तो बहुत दूर पड़ जाएगा, है ना। ये क्या कर रहे हैं अपन, मूल्यांकन कर रहे हैं, और फिर उसमें से एक विधि को चुन लेंगे, जैसे कि ट्रेन, बस और 4 व्हीलर का मैंने एग्जांपल दिया था। किसी एक विधि को, सर्वश्रेष्ठ को अपन क्या करेंगे, चुन लेंगे, चयन कर लेंगे। बात समझ में आ रही है? और योजना तैयार करना, और फिर आखिरी में फाइनली क्या करना, ये सब करने के बाद में उसको लिख लेना एक तरह से, है ना, कि ऐसा होगा। उप योजनाओं का निर्माण करना, छोटी मोटी और जो उसमें योजना को पूरा करने के लिए लगती हो उनका निर्धारण करना, योजना को लागू करना, मतलब योजना बन गई, अब उसको क्या करना, एक्चुअल में करना। इसको इम्प्लीमेंटिंग द प्लान कहेंगे, इम्प्लीमेंटेशन बोलते हैं एक्चुअल में इसको, किसी काम को करने को, ठीक है। फिर उसका रिव्यू करना, फॉलोअप करना एवं रिव्यू करना, मतलब कि ये देखना कि वैसे ही काम हो रहा है जैसे कि हमने प्लानिंग करी थी। यदि उसमें कोई अंतर आ रहा है तो फिर से एक और प्लानिंग तैयार करना। बात समझ में आ रही है? भाई हमने जो तय कर रखा था यदि वैसा नहीं हो रहा है, जैसे मान लो हमने तय कर रखा था कि 8 बजे हम निकल जाएंगे, पर बच्चे तो 10 बजे तक आए ही नहीं है। अब मालूम क्या होगा, हमने तय कर रहा था कि रास्ते में एक घाट आएगा पांडव के पहले, हम वहां पर रुकेंगे, नाश्ता पानी कर लेंगे। बात समझ में आ रही है? अब नहीं रुकेंगे, क्यों? क्योंकि हम लेट निकले हैं, तो हमने प्लानिंग में बदलाव कर दिया। बात समझ में आ रही है ना। अब हम वहां रुक के नाश्ता नहीं करेंगे, एक जन उतरेंगे, फटाक से जितना भी नाश्ता लेना है वो ले लेंगे, पार्सल ले लेंगे, अब बस में ही या 4 व्हीलर में ही खाना है आपको, अब वहां रुकने का टाइम नहीं है। समझ में आ रही बात? बिल्कुल। जब आप करते हो प्लानिंग, तब आप समीक्षा कब करोगे, जब एक्चुअल में प्लानिंग हो रही, मतलब प्लानिंग पर काम हो रहा है। काम को देखोगे, प्लानिंग को देखोगे, कंपेयर करोगे, अंतर को दूर करोगे, वो क्या कहलाएगा, समीक्षा, फॉलो, ठीक है। इसको आखिरी में एक्चुअल में नियंत्रण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नियंत्रण, मतलब प्लानिंग को नियंत्रित करना, ठीक है। आखिरी वाला चैप्टर अपना यही है, 2 भाग है, तो पहले भाग का आखिरी चैप्टर नियंत्रण है, ठीक है। योजना के प्रकार, ये एक अच्छा टॉपिक है। योजना के प्रकार पूछे जा सकता है, योजना के प्रकार बताइए। एक होगा स्थायी योजना, ठीक है, और एकल उपयोग वाली योजना, ठीक है। स्थायी योजना वे योजना है जो एक बार बना दी जाती है और फिर उस पर काम होता रहता है, चलता रहता है, ठीक है, और इसका उपयोग बार बार किया जाता है। ये योजना संगठन के बारे में संगठन में बार बार होने वाली क्रियाओं का मार्गदर्शन करता है। जो डेली रूटीन का काम है, एक्चुअल में उस तरह के काम को मार्गदर्शित करेगा। डेली रूटीन तो नहीं, मतलब जो, जैसे कि मुकेश अंबानी जी ने प्लान बना लिया कि भैया 2020 तक हमको जियो को ऐसा करना है और 2025 तक हमको टेलीकॉम इंडस्ट्री में, मतलब टेलीकॉम इंडस्ट्री में सबसे ऊपर ही रहना है, या इतने हमको सब्सक्राइबर बढ़ाने हैं, सब्सक्राइबर मतलब यूजर्स। तो एक बार वो प्लान बना लिया, अब वो 5 साल तक उस पर काम चलता रहेगा। हर कोई डिसीजन जो भी लिया जाएगा उस प्लानिंग के अकॉर्डिंग लिया जाएगा, एक बार बना दिए, ठीक है। मतलब ये उच्च स्तर के लोग बनाएंगे इसको। समझ में आ रही बात? जो कि जिसको लंबे समय तक बाकी के नीचे के दोनों स्तर, मध्यम और निम्न स्तर, इसको क्या करेंगे, उसी के अनुसार प्लान करेंगे और उसको फॉलो अप करेंगे। ये योजनाएं बार बार उत्पन्न होने वाली समस्याओं पर निर्णय लेने में सहायक होती है, इसलिए इसे बार बार उपयोग की योजना भी कहते हैं। ध्यान रख लो, अंडरलाइन कर लो, स्थायी योजना को क्या बोलते हैं, बार बार उपयोग की योजना।
और फिर एक क्या हो जाएगा, एक बार उपयोग की योजनाएं, है ना। इन्हें प्राय उच्च स्तरीय प्रबंधन द्वारा तैयार किया जाता है। ध्यान रखना, प्राय, प्राय का मतलब ये होता है जरूरी नहीं है, सामान्यतः, हमेशा नहीं। समझ में आ रही बात। उद्देश्य हो गए, है ना, व्यू रचना हो गई। व्यू रचना क्या होती है आगे देखेंगे अपन, है ना। नीति, कार्यविधि, पद्धति, नियम में सम्मिलित है। ये सारी चीजें हमको थोड़ा सा पढ़ना है, ठीक है। हालांकि इस चैप्टर के महत्वपूर्ण प्रश्न वही हैं, नियोजन क्या है, महत्व क्या है, विशेषता क्या है ना, और एक अच्छी नियोजन या प्लानिंग के तत्व क्या है, और उसके साथ साथ आखिरी में देखें तो सीमाएं जो हमने अभी पढ़ी, ठीक। और फिर कुछ बीच में अंतर आएंगे, है ना, वो अंतर हमको थोड़ा पढ़ना पड़ेगा, राइट। चलिए, एक बार उपयोग की योजनाएं। एक बार उपयोग की योजना क्या हो गई, यह योजनाएं किसी विशेष समस्या का समाधान करने हेतु तत्कालीन उपयोग के लिए बनाई जाती है। कोई समस्या आई है, उसका समाधान करना है, तो वो सिर्फ उसी समस्या के लिए उसी वक्त बनाई गई क्या होती है, योजना होती है। जैसे एकदम से कोरोना आ गया, है ना, कोरोना आ गया, अब कोई कंपनी क्या डिसीजन ले, तो उसकी जो प्लानिंग, बड़ी प्लानिंग है, उसको थोड़ा सा साइड में कर देगी। अभी भैया कोरोना से निपटना है अपने को, इस कोरोना काल से निपटना है। बात समझ में आ रही है कि अगले 6 महीने की या 1 साल की एक योजना बनाई जाएगी, फिर उसमें भी रोज जैसे जैसे कोरोना का इफेक्ट कम ज्यादा हो रहा है, उसके अनुसार उसी वक्त कुछ ना कुछ नई योजना बनानी पड़ेगी, जो सिर्फ उसी काम के लिए, ठीक है। बजट, कार्यविधि, इसमें ध्यान रखना है ना, इन्हें प्राय मध्यम और प्रचालन स्तर मतलब निम्न स्तर द्वारा बनाया जाता है, ठीक है। चलिए, इसमें अंतर बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। अंतर पढ़ने से बेटा आपको इसके बीच में, दोनों के बीच में ये समझो कि बहुत हद तक डिफरेंस क्लियर हो जाएगा और समझ में आ जाएगा, इसलिए इनको पढ़ना है। तो क्लियर हो गया, आप लोगों ने पढ़ लिया है इसको, है ना। तो ये आप लोग देख लो, बहुत इजी है और आईएमपी है ना, स्थायी और एकल योजना, ठीक। इसमें हम आ गए, ये पूरा टॉपिक है। मैं स्क्रीन को थोड़ी देर रोक देता हूं आप लोग, ताकि इसको रीड कर सकें, ठीक है। तो आप इसको रीड कर लीजिएगा, ठीक है। चलो, अब आता है इनके अलावा, मतलब स्थायी और एकल के अलावा भी योजनाओं के प्रकार हो सकते हैं, जैसे कि प्रबंधन स्तर के आधार पर। अब प्रबंधन के 3 स्तर हैं, तीनों स्तर पर यदि अलग अलग प्रकार की योजना ही बनेगी तो 3 आधार हो गए, है ना। उच्च प्रबंधन वाले कैसे बनाएंगे भाई, लंबे समय की एक्चुअल में बनाते हैं ये लोग, है ना, मतलब इनका प्रभाव अधिक होगा, सब पूरे संगठन पर इसका प्रभाव पड़ेगा, है ना। तो बहुत ही छोटे में लिखा हुआ है ना, और प्रश्न पूछा जा सकता है, देखो कितना, 3 लाइन तो पूछी गई है, 3 नंबर में पूछ सकता है, बहुत ही, कि भाई उच्च प्रबंधन के स्तर पर योजना के प्रकार बताइए, तो 3, उच्च, मध्यम, निम्न, क्या लिखना है भैया। इसमें जो आती है नीतियां, मतलब उच्च प्रबंधन वाले बनाएंगे नीति, उद्देश्य, लक्ष्य, बाजार आदि के संबंध में। बाजार का मतलब, बाजार का मतलब कि आपको कौन से एरिया को अब अपना मार्केट बनाना है। जैसे मान लो आप इंडिया में अभी तक अपना प्रोडक्ट बेचते थे, अब आपने सोचा कि नहीं यार, श्रीलंका में भी अपने को अपना प्रोडक्ट बेचना है, तो श्रीलंका आपके लिए बाजार कहलाएगा। बात समझ में आ रही है। तो एक नए बाजार में प्रवेश करना और इसके लिए योजना बनाना, इसके लिए जो प्लानिंग लगेगी वो कौन बनाएगा, उच्च स्तर वाला बनाएगा। बात समझ में आ रही है। मध्यम स्तर वाले क्या करते हैं, जो उच्च स्तर वालों ने जो नीति उद्देश्य बनाए हैं उनको प्राप्त करने के लिए क्या करते हैं, युक्तियां मतलब कि कुछ उपाय करते हैं, उसको प्राप्त करने की योजना बनाते हैं, युक्तियां। बात समझ में आई। ऊपर वालों ने जो टारगेट बनाए हैं उसको प्राप्त करने के लिए मध्यम स्तर वाले क्या करते हैं, उसको प्राप्त करने के लिए योजना बनाते हैं, युक्तियां, उपाय, ठीक है। और फिर निम्न स्तर वाले क्या करते हैं कि डेली रूटीन के जो कार्य हैं उनके लिए योजना बनाते हैं।
ये क्या हो गए स्तर के आधार पर। इसके बाद में हो गया आंतरिक एवं बाह्य योजनाएं। ठीक है, तो इसमें आप देखोगे उपक्रम के अंदर की जाने वाली क्रियाओं से संबंधित योजना को आंतरिक योजना कहेंगे, जैसे संगठन का प्रारूप की योजना। अब संगठन का प्रारूप क्या होता है, ये अगला चैप्टर है संगठन, तो आपको वहां अच्छे से समझ में आ जाएगा प्रारूप क्या होता है। ठीक है, उत्पादन की मात्रा कितनी होगी, गुणवत्ता संबंधित योजनाएं, मतलब हमारे अंदर की प्लानिंग। ठीक, उपक्रम के बाहर की जाने वाली क्रियाओं निष्पादन नियंत्रण हेतु बनाई गई योजनाएं, जैसे कि क्रय योजना, विक्रय योजना, ये सब क्या हो गया बेटा, बाहर की योजना। तीसरा आधार क्या है, समय के आधार पर, समय के आधार, समय के जैसी अल्पकालीन योजनाएं, छोटी योजनाएं, कम समय की, है ना, जैसे कि दैनिक, साप्ताहिक, है ना, मासिक, तिमाही, 6 माही या वार्षिक, इसको हम क्या कहेंगे, अल्प योजना। मध्यकालीन योजना मतलब कि 1 वर्ष से लगभग 5 वर्ष के मध्य में बनाई जाने वाली मध्यकालीन होगी, और दीर्घकालीन योजना मतलब 5 साल से ज्यादा समय के लिए बनाई जाने वाली। ठीक है, स्थायी तथा एकल उपयोग योजनाओं के विस्तृत जानकारी निम्नलिखित है। स्थायी योजना, अब स्थायी योजना कैसे होगी ये उसका उदाहरण दिया गया है। ठीक है ना, उद्देश्यों में निम्नलिखित विशेषताएं होनी चाहिए, तो ये सिर्फ एक बार रीड करके देख लेना। ठीक है बेटा, इसमें कुछ वो नहीं है। यहाँ पर खास इस पेज पर यदि कुछ खास है ना, ये पेज नंबर क्या रहा है 107, तो उस पर खास है मिशन मतलब कि लक्ष्य, है ना, और दूसरा उद्देश्य, इन दोनों में अंतर महत्वपूर्ण है। ठीक है, हम इसको अभी समझेंगे, मैं आपको समझाऊंगा। ठीक, पर मैं चाहता हूं एक बार आप इसको पहले रीड कर लो, पढ़ लो इसको। ठीक है, इसको आप एक बार रीड कर लीजिएगा। इसके बाद में आता है और रणनीति और उद्देश्य में अंतर, है ना। चलिए इनको तो अब हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, इसको और अच्छे से हम लक्ष्य और उद्देश्य को हम कल और अच्छे से क्लियर करेंगे। आज के लिए बेटा इतना ही है। ठीक है, कल मेरे ख्याल से ये चैप्टर कंप्लीट हो जाना चाहिए। हालांकि इसमें काफ़ी सारे अंतर है, आप देखिएगा, है ना, नियम विधि में अंतर, नीति में अंतर होने से बेटा क्या होता है, वो चीज़ें ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाती है ना। तो हम अंतरों को जरूर पढ़ेंगे। ठीक है, और बस फिर उसके बाद में तो ये आता है ना, ये एक श्रेष्ठ नियोजन के आवश्यक लक्ष्य, ये आखिरी रहेगा हमारा। ठीक है, चलिए तो आज के लिए बेटा इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में।